हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवा रहा था मैथमेटिक्स का, ठीक है, जिसका कोड था 2232, उसकी सेकंड वीडियो है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपको इसके जितने भी एमसीक्यू थे और असर्शन रीजन थे, यानी कि 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस सारे कंप्लीट करवा दिए थे। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहली वाली वीडियो जरूर देखिए। तो आज की क्लास में हम आपको करवाएंगे सेक्शन बी। ठीक है, ये जो पेपर है आपका किसका है? एचपीएससी से रिलेटेड है, ध्यान रखना। एचपीएससी का कोड नंबर है 2232 सेक्शन सी। तो आज की क्लास में हम इसमें से स्टार्ट कराने वाले हैं सेक्शन बी, ठीक है, जो कि आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर fx इज दिस। तो देखो, डिसकंटिन्यूअस आपको प्रूफ करना है। और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है? देखो, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है पहले तो ये समझो। कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या करना होता है कि LHL को इक्वल करना होता है RHL के, और इक्वल करना होता है एट पॉइंट के। अगर ये तीनों चीजें इक्वल हो जाती हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस है। और अगर कोई भी दो चीज नॉट इक्वल हो जाती है, जैसे कि LHL और RHL नॉट इक्वल हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, आपको बस क्या निकालना है? LHL निकालना है। तो अब देखिए LHL कैसे निकालते हैं। LHL के लिए आपको ये देखना होता है कि कौन से फंक्शन में वैल्यू लिमिट से कम है। तो देखो यहाँ पर क्या है? कम है, लेस देन का साइन है, और यहाँ क्या है? मोर देन है, ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका RHL का फंक्शन और ये हो जाएगा आपका LHL का फंक्शन। बट अब करना क्या होता है? आपको एक लिमिट लेनी होती है। देखो, देखिए, जब भी आप LHL लेते हो ना, तो उसमें क्या है कि ना, आप x की जगह पर 1 माइनस एच रखो। जो भी लिमिट है उसमें से थोड़ा सा कम करके दिखाना पड़ता है। तो ये होता है लिमिट h टेंड टू 0, और फंक्शन है आपके पास क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकंड फंक्शन लोगे उसमें x की जगह पर 1 माइनस एच रख दोगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस एच का स्क्वायर और प्लस का 1। इस तरीके से ये पुट कर दोगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे नॉर्मल तरीके से। लिमिट h टेंड टू 0। अच्छा, एक काम करिए, बस लिमिट को पुट कर देते हैं। देखो, लिमिट कब तक पुट नहीं कर सकते? लिमिट तब तक पुट नहीं करते जब तक नॉट डिफाइन आ रहा हो। तो इसमें तो नॉट डिफाइन आ ही नहीं सकता, तो आप डायरेक्टली अब लिमिट पुट कर सकते हैं, यानी कि h की वैल्यू 0 रख सकते हो। तो यहाँ 0 रख दोगे अगर आप, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगा। सिंपल, पहला आ गया। अब RHL निकालेंगे। अब RHL में क्या करना है? जैसे कि इसमें माइनस करा था, अब इसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, 1 प्लस h कर देंगे। ठीक है, और लिमिट h टेंड टू 0। अच्छा, ये हम माइनस ऐसे साइन लगा देते हैं, ठीक है ना, और इसमें ऐसे प्लस का साइन लगा देते हैं। और इसके लिए कौन सा फंक्शन था हमारा? ये ऊपर वाला फंक्शन x प्लस 1। लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव, और x की जगह पर रख देंगे 1 प्लस h और प्लस का 1। h की जगह 0 रख देंगे तो 1 प्लस 0 प्लस का 1, यानी कि ये भी क्या आ गया? 2 आ गया। तो देखो यहाँ पर भी क्या आ गया? 2 आ गया। अब दूसरा यानी कि तीसरा निकालेंगे एट पॉइंट पर। तो एट पॉइंट पर वो देखना होता है जो इक्वल होता है। इक्वल कौन सा था बताओ? इक्वल था फर्स्ट वाला x प्लस 1। तो fx इक्वल टू x प्लस 1, और x की जगह पर क्या रखना है? लिमिट क्या है आपके पास? 1 है, यानी कि 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2। तो यहाँ तो तीनों पर क्या आ गया? बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या? देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसके डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स बताइए। अब देखो, डिसकंटिन्यूअस है ये? नहीं है, ये तो हर जगह पर क्या आ रहा है? कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। तो हम लिख देंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसके कोई भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट नहीं है। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन निकालें। तो देखो, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होता है? आपको इंटीग्रेशन करना होता है, ध्यान रखना।
फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करना होता है, एक्स वालों को एक साथ और वाई वालों को एक साथ, और ध्यान रखना है कि डी वाई और डी एक्स ऊपर रहना चाहिए। तो देखो डी वाई के साथ क्या आएगा, ये, तो ये आ जाएगा नीचे 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और ऐसे ही ये आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे आप, इंटीग्रेशन कर देंगे, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है आपको, tan इनवर्स x, जो कि y हो जाएगा। यानी कि हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अगर करते हैं तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव उल्टे होते हैं एक दूसरे के, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस का c, ये इधर आ जाएगा, तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू में c, और इस तरीके से ये आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कुछ इस तरीके से दिख रही है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है। इसको हम इंटीग्रल फैक्टर कहते थे, अगर आपको याद हो तो, इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर वाली इक्वेशन कहते थे। अब इसमें क्या करना होता था कि आपको p क्या है इसमें, तो देखो p क्या है, p ये है जो y के साथ है, यानी कि 1/x, p हो गया 1/x, और q क्या होता है इसमें, जो इधर होता है, ये हो गया x स्क्वायर। तो p और q आने के बाद अब सबसे पहले हमें इस इक्वेशन में if ही निकालना होता है। if का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e की पावर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है, इसका करना है 1/x का, ठीक है, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, और log x, अब देखो ये जो फॉर्मूला होता है e की पावर log x होता है, तो उसका आंसर आता है आपके पास x, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है कि e की पावर log x जो होता है वो x होता है, ठीक है। तो if आ गया आपके पास, क्या, x आ गया। अब देखो फॉर्मूला कैसे इसमें पुट करना होता है, फॉर्मूला ये होता है कि y को if से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन q को if से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखो y क्या है आपके पास, y तो y रहेगा एज इट इज, y से कोई मतलब नहीं है आपका। if क्या है आपके पास, निकाल दिया आपने x, ठीक है, और q क्या था आपके पास, x स्क्वायर, और if है x dx, ठीक है। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दो, y इंटू एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब dx, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x4 अपॉन में 4 प्लस सी, और x नीचे आ जाएगा, तो y इक्वल टू में एक्स क्यूब अपॉन में 4, एक x कट जाएगा इससे, और प्लस c अपॉन में x हो जाएगा, और ये हो जाएगा y इक्वल टू में एक्स क्यूब अपॉन में 4 प्लस का c इंटू एक्स की पावर -1, और ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि ये आपकी आ गई जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 डाइस आर थ्रो टुगेदर, अगर 2 डाइस को एक साथ उछाला जाता है तो आप ये बताइए कि सैंपल स्पेस कितने बनते हैं। सैंपल स्पेस बनते हैं इसमें 36, 6 और 6 होते हैं, 36 बन जाते हैं, ठीक है। लेट ए एक इवेंट है गेटिंग 6 ऑन द फर्स्ट डाई, तो ए क्या है, ए कह रहा है गेटिंग 6 ऑन फर्स्ट डाई, पहले डाई पर। जैसे कि अब देखो क्वेश्चन में क्या होता है कि ऐसे होता है ना, पहला डाई 1, फिर दूसरा डाई भी 1, पहला डाई 1, दूसरा डाई 2, ऐसे होता है। अब बोला है फर्स्ट डाई पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो उसके सैंपल स्पेस क्या बन सकते हैं, मतलब उसका सेट क्या बन सकता है, 6 1 पहले डाई पे तो ऐसे ही आएगा, फिर 6 2, फिर 6 3, फिर 6 4, फिर 6 5, और फिर 6 6, इस तरीके से ही इसका सेट बन जाएगा। बी क्या कह रहा है, एंड बी द इवेंट गेटिंग 2 ऑन द सेकेंड डाई, तो 2 ऑन सेकेंड डाई, सेकेंड डाई पर 2 होना चाहिए, ठीक है भाई, सेकेंड डाई पे 2 रख देते हैं, तो सेट बन जाएगा आपके पास। देखो 1 और 2 ऐसे हो सकता है, फिर 2 और 2 हो सकता है,
फिर 3 और 2 हो सकता है, फिर 4 और 2 हो सकता है, मतलब पहले वाले को चेंज करो, दूसरे वाले को सेम रखो। 5 और 2 हो सकता है, और फिर 6 और 2 भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि आर द इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले आपको ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट क्या होता है। इंडिपेंडेंट वो इवेंट होते हैं जिनका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी के। मतलब इंटरसेक्ट जो है किसके बराबर आ जाता है, उन दोनों के मल्टीपल के बराबर आ जाता है। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट मल्टीपल के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो इवेंट कैसा है, आपका इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाता है। तो चलिए चेक करते हैं इसको। पहले पी ए इंटू पी बी निकालते हैं। ठीक है, देखो तीनों चीज़ें हमारे पास हैं, नहीं है, एक चीज़ नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं है। इंटरसेक्ट निकालो, तो ए और बी का इंटरसेक्ट क्या होगा बताओ। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन वही दिख रहा है जो कि ये होगा। देखो 6 2 यहाँ पर भी है, 6 2 यहाँ पर भी है, तो 6 और 2 सिर्फ इसमें कॉमन था। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसमें भी 6 इवेंट हैं, 6/36, क्योंकि टोटल कितने थे 36 थे। ठीक है, तो 1/6 हो गया इसका, इसका भी 1/6 हो जाएगा क्योंकि 6 हैं, इसमें हो जाएगा 1/36। चलो चेक करते हैं पी ए और पी बी क्या आया है, तो पी ए 1/6 और 1/6, और ये कितना आ गया 1/36। ठीक है, और पी ए इंटरसेक्ट बी कितना आया है, देखो वो तो 1/36 आया ही आया है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल आ चुका है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी के। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। यस, इट इज अ इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा, सिंपल। ठीक, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 एंड गिवन बाय आर इज दिस। आर सेट दे रखा है, मतलब आर का एक रिलेशन दे रखा है आपको, ये रिलेशन होता है। आर का मतलब क्या होता है, रिलेशन। रिलेशन दे रखा है कि 1 रखने पर 1 आएगा, 2 रखने पर 2 आएगा, 3 रखने पर 3 आएगा, 1 रखने पर 2 आएगा, और 2 रखने पर 3 आएगा। इज अ रिफ्लेक्सिव नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि अगर ए और ए बिलोंग्स टू आर होता है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। ए और ए का मतलब दोनों संख्या एक जैसी होनी चाहिए। बताओ, अब देखो 1, इसमें कितने सेट हैं, इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तीनों का 1 1 है, मतलब तीनों का उसी के साथ रिलेशन बन रहा है। 1 का 1 के साथ बन रहा है क्योंकि ये रहा। ठीक है, और 2 का 2 के साथ वो भी बन रहा है, 3 का 3 के साथ वो भी बनता है, यहाँ पर बन रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, तीनों रिलेशन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है बताओ। सिमेट्रिक ये कहता है कि ए और बी का रिलेशन क्वेश्चन में बनना चाहिए, देन बी और ए का भी रिलेशन क्वेश्चन में बनना चाहिए। यानी कि ए और बी अगर है तो उसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर क्वेश्चन में 1 और 2 है, हमारे पास 1 और 2 है। ठीक है, 1 और 2 इज बिलोंग्स टू आर, बट क्या आपके पास 2 और 1 क्वेश्चन में दे रखा है, 2 और 1 क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं है। तो 2 और 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया। बात समझ आ रही है, ये क्या हो गया आपका, नॉट सिमेट्रिक। सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा कुछ नहीं करना होता इसमें। फिर है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है बताओ। ट्रांजिटिव में 3 कंडीशन होती हैं। पहली होती है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। यानी कि ये एक फिक्स कंडीशन है, 2 कंडीशन होनी ही चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर और फिर बी सी के साथ बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देन फिर ये देखेंगे कि ए और सी का भी रिलेशन यहाँ पर बनना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये दे रखा है 1 और 2। ठीक है, हमने ले लिया 1 और 2, इसको ए और बी को मान लिया 1 और 2।
1 और 2 इज बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और फिर 2 और 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 और 2 हो गया ए बी, ठीक है, इसको हमने ए बी मान लिया। और फिर 2 और 3 मान लिया हमने बी सी, ठीक है। अब हम ए और सी का देखेंगे, यानी कि 1 और 3 का। क्या 1 और 3 क्वेश्चन में आ रहा है? 1 और 3 तो क्वेश्चन में कहीं नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन this function is not a transitive। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि देखो रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यही पूछ रहा था क्वेश्चन कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ना ही सिमेट्रिक होना चाहिए ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर है सेट ऑफ रियल नंबर। आर का मतलब रियल नंबर का सेट होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है आपको कि रिलेशन जो बन रहा है वो ए बी का बन रहा है। कैसे कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। रिलेशन क्या चल रहा है आपके पास? ए बी का रिलेशन चल रहा है। और कैसे चल रहा है कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा। चलो अभी तो करा हमने। पहला रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं हम? रिफ्लेक्सिव के लिए ये चेक करते हैं कि ए और ए इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब ए और ए का मतलब क्या? रियल नंबर दे रखे हैं। रियल नंबर में कुछ भी रख सकते हो आप, जैसे कि 1 और 1 रखो, ठीक है। अब यहाँ पर 1 और 1 रखोगे तो इसका मतलब क्या है कि इसमें रखते हैं 1 और 1, ठीक है ना। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1। क्या ये मतलब सही कंडीशन है? बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू है कि 1 जो है 1 के क्या होता है, यहाँ लेस देन तो नहीं मानेंगे, यहाँ इक्वल मानेंगे, ठीक है ना। 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे 2 और 2 रखो, 2 भी क्या होता है? अपने के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब ये भी रिलेशन में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। बात समझ रही? ये आपका कैसा रिलेशन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब आगे देखते हैं सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक को हमने बताया था, सिमेट्रिक कैसा होता है याद है आपको कि ए और बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। ये फिक्स कंडीशन है। एंड बी और ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब ए और बी का मतलब क्या है कि जैसे आपने कुछ ऐसा रख दिया कि 1 और 2 रखा आपने, तो इस रिलेशन में रखोगे तो 1 लेस देन और इक्वल टू 2। 1 तो छोटा ही होता है, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। क्या इसका उल्टा सेटिस्फाई होगा? उल्टा देखते हैं। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, सॉरी 1, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये नॉट सिमेट्रिक हो गया। समझ आ रहा है? ये क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक। अब तीसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या कह रहा है? ट्रांजिटिव कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए एंड बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब देखो ए बी का मतलब है हमने पहले 1, देखो ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन दोनों को करना ही पड़ेगा सेटिस्फाई, यानी कि हम कुछ ऐसी कंडीशन लेंगे जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए। जैसे कि 1 और 2 ले लो, तो 1 और 2 क्या था हमारा? 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये तो बिलोंग्स टू आर हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब 2 के साथ कुछ और ले लो, जैसे कि 3। अब 2 जो है इधर रखोगे और इधर क्या रखोगे? 3, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। ये भी क्या हो रहा है? बिलोंग्स टू आर हो रहा है। अब हमें ए और सी देखना होता है, 1 और 3। अब 1 और 3 अगर सेटिस्फाई कर गया तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। यहाँ 1 रखो और यहाँ 3 रखो। क्या 1 छोटा होता है? बिल्कुल होता है भाई। तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब क्या है? ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगी, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगी। तो देखो नॉट सिमेट्रिक था, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव था। तो क्वेश्चन में यही कहा था कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूव करना है और नॉट सिमेट्रिक होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हो गया ये कंसेप्ट, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका ना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है। देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक मतलब आजकल क्या होने लगा है, HBSC में
HBSC में क्या है कि आजकल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन वो क्वेश्चन पेपर में डालने लगे, ठीक है। तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन कह रहा है टीचर आस्क हिज स्टूडेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स 1/x। तो स्टूडेंट said that the value of the above expression can be found only if x is known। स्टूडेंट कहता है कि अगर x की वैल्यू पता होगी तभी जाके इसकी वैल्यू आपको पता चल पाएगी। तो इज स्टूडेंट इज करेक्ट, आपको बताना है कि क्या स्टूडेंट सही है, जस्टिफाई योर आंसर। अगर आप इसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं तो आप जस्टिफाई कर देंगे। तो देखो कैसे होगा, आपको दो चार चीजें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स 1/x। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पहले दो वैल्यू पता होनी चाहिए। पहली वैल्यू कि tan इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस का tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस बाहर आ जाता है। और दूसरी वैल्यू कि tan इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं cot इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। tan इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स x। तो देखो यहाँ पर पहले तो इसको लिखो माइनस का tan इनवर्स x और फिर इसको लिखो cot इनवर्स x। अब इसमें से माइनस ले लो कॉमन, तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। अब ये फॉर्मूला होता है एक tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, क्योंकि tan और cot एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है इनको जोड़कर 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास माइनस का π/2 आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पूछ रहा था कि क्या स्टूडेंट करेक्ट था, तो हम लिख देंगे नो स्टूडेंट इज नॉट करेक्ट। स्टूडेंट करेक्ट नहीं था और हमने उसका जस्टिफिकेशन भी दे दिया, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें सारे क्वेश्चन करवाए मैंने, ठीक है, और वाले क्वेश्चन भी करवा दिए जो आपके और में आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि ए दे रखा है ये और आई दे रखा है ये, देन फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जबकि सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जो बोल रखा है वो निकाल दो। क्या बोल रखा है, ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, ठीक है। ए क्या है आपके पास 3 4 -2 और फिर से ए 3 4 -2 और -2। इस तरीके से करना क्या होता है, इस रो को, ठीक है, इस कॉलम से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। फिर इसी रो को इस वाले कॉलम से भी क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं देखो ध्यान से देखना। 3 को 3 से करा तो ये हो गया 9, फिर बीच में आता है प्लस, फिर -2 को -2 को 4 से करा तो ये हो गया आपके पास माइनस का 8, ठीक है। ये आ गई पहली लाइन। अब इसी लाइन को इससे करेंगे तो 3 को -2 से करा तो माइनस का 6, -2 को इससे करा तो माइनस माइनस प्लस का 4। इस तरीके से हो जाएगा। अब ये हो गया दोनों, मतलब ऊपर वाली लाइन दोनों से हो गई। अब नीचे वाली लाइन को दोनों से करेंगे तो 4 को 3 से करेंगे तो 12, अब -2 को 4 से करेंगे तो माइनस का 8। इस तरीके से फिर 4 को -2 से करेंगे माइनस का 8 और -2 को इससे करेंगे तो प्लस का 4, ठीक है। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 9 - 8 1 हो जाएगा, 12 - 8 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 4। इस तरीके से ये आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि आपको क्या फाइंड करना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर इक्वल टू में के ए, ठीक है, और माइनस का 2i। अब इसमें से के की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो ए स्क्वायर तो आपने निकाल दिया 1 4 -2 और -4। इस तरीके से के ए क्या था आपके पास, ए लिख लेते हैं फिर से। ए था आपके पास 3 4 -2 और आई क्या है 1 0 0 1। इस तरीके से ये आई हो गया, ठीक है। अब
अब इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है देखते जाइए। के से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3k 4k -2k और -2k, और ये हो जाएगा 2002। ठीक है, अब देखो पहली संख्या को ले लो कि ये पहली संख्या क्या है इसमें 1, तो 1 किसके बराबर होगा 3k - के 2, तो 3k - 2 के बराबर होगा, तो 2 इधर आ जाएगा तो 1 + 2 = 3k, तो ये हो गया 3 = 3k, तो k की वैल्यू क्या आ गई बताओ, k की वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो इस तरीके से ये आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था। ठीक है, पार्ट ए मैंने इसका करवा दिया, पार्ट फर्स्ट जो कि है आपका MCQ का, पार्ट 2 करवा दिया मैंने आपको इसका जो कि था सेक्शन बी, और इसमें थे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, पार्ट सी हम नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 3 जो कि सेक्शन सी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और किसी की भी अगर PDF चाहिए तो सबसे पहले वीडियो पे क्या कर दें, आप कमेंट कर दें कि सर हमें इसकी वीडियो चाहिए और इसकी PDF चाहिए, तो कमेंट को देखकर मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे वो PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, और अगर जो ये पूरा जो क्वेश्चन मैंने करवाया है, क्वेश्चन पेपर करवाया है, इसकी भी अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसकी भी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या है कि ना ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके पास क्वेश्चन भी होंगे और आंसर भी साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम और जल्दी से मिल जाए। चलिए मिलते हैं, जब तक के लिए आप इसको बढ़िया तरीके से करिए।